Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we are going to solve questions of true or false from all the past papers. Okay? ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन 1 में आते हैं हमेशा. एंड आप सबको पता होगा क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी. क्वेश्चन 1 ए रहता है फॉर 12 मार्क्स विच इज ऑन ट्रू और फॉल्स. सो मई 2018 क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं. तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो हमें रीजंस भी देने हैं. एंड यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखो, उन्होंने पूछा है वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो हमें वही वर्ड्स यूज करने हैं. हम राइट, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. अगर उन्होंने पूछा वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट, देन ओनली वी कैन यूज दोज वर्ड्स, करेक्ट, इनकरेक्ट. सो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है तो वही वर्ड्स यूज करेंगे. एंड जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट आपको आंसर शीट में रिपीट नहीं करना है. ओके आप डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स जो भी आंसर है वो लिखोगे एंड उसका रीजन लिखोगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो क्या है ये, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. यस, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, करेक्ट है आपका, क्योंकि एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग लाइसेंस ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जब तक ये एक्सपेंडिचर इनकर नहीं होते तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा. एंड जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा वी कैन नॉट स्टार्ट विद द सिनेमा हॉल. सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट विल बी कैपिटलाइज्ड, इट विल बी डेबिटेड इन सिनेमा हॉल अकाउंट, करेक्ट. एंड वहां से वो अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो आंसर देखो क्या है. पहले फॉल्स लिखना है आपको. द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस विच इज कैपिटलाइज. तो ये प्री ऑपरेटिव है, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले ये एक्सपेंडिचर इनकर किया है विच इज related to obtaining license. Such expenses are not revenue in nature and amortized over a period of time. So ये amortized हो जाएगा over a period of time. Second question देखो, reissue of forfeited shares is allotment of shares but not a sale. So again this sentence is false. Okay, reissue of forfeited shares is sale only. इट इज नॉट अलॉटमेंट. फॉरफिटेड शेयर्स आपको पता है, मतलब कैंसल जो शेयर्स हुए वो शेयर्स हमने फिर से इशू किए, री इशू हुआ उस शेयर्स का, तो उसका सिर्फ सेल रहता है, क्योंकि अलॉटमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम इशू ऑफ शेयर्स. ओके, सो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ओनली सेल. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. A forfeited share is merely a share available to the company for sale and remains vested in the company for that purpose only. Reissue of forfeited share is not allotment of shares but only a sale as they have already been allotted earlier. Okay, so this is only sale and not allotment. Third question देखो, if the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating error and the trial balance will disagree. So first sentence तो correct है ना, if the effect of errors cancel out then it is compensating error, correct. लेकिन trial balance agree हो जाता है, लेकिन इधर उन्होंने बोला है trial balance will disagree. So this sentence again false. So third sentence भी false है. If the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating error and the trial balance will agree. So इतना ही reason आपको लिखना है. Fourth देखो, there are two ways of preparing an account current. Again this sentence is false. There are three ways of preparing account current. So false. There are three ways of preparing an account current with the help of interest table, by means of product, and third by means of
प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। सो वो तीनों वेज आपको एक्सप्लेन करने हैं, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय वे ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। सो ये तीनों वेज है टू प्रिपेयर अकाउंट करंट। वो फिफ्थ, when there is no partnership deed prevails, the interest on loan of a partner to be paid at 6%. So this statement is true. जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है रिलेटेड टू इंटरेस्ट तो क्या होता है? करेक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर शुड बी 6% पर एनम interest on loan of a partner. So this statement is true. True, when there is no partnership deed, then the provisions of the Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. Interest on loan is payable at 6% per annum as per Indian Partnership Act. Okay. And sixth question है on इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो रेशो एनालिसिस करके एक टॉपिक पहले था, वो अभी सिलेबस में नहीं है, सो वो हम कवर नहीं करते। सो ये मई 2018 का क्वेश्चन पेपर था। नाउ वी विल मूव टू नवंबर 2018 क्वेश्चन पेपर। ओके, सो नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर ओपन किया है मैंने, जिसमें अगेन 12 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स आया है। So question 1 देखो, overhauling expenses for the engine of motor car to get fuel efficiency, to get better fuel efficiency is revenue expenditure. Okay, so ये overhauling expenses मतलब repairing, rework expenses for engine of a motor car incur किए हैं। Check the purpose, क्यों incur किए हैं? To get better fuel efficiency। मतलब क्या होगा? फ्यूल एफिशिएंसी अगर बेटर हो जाती है सो देयर इज अ कॉस्ट रिडक्शन, करेक्ट? सो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है इन फ्यूचर, सो दिस इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट? सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अगेन ये क्वेश्चन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक से आया है, सो हमेशा आप याद रखो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही है इन ट्रू और फॉल्स question. So this statement is false. This is a capital expenditure. So reason check करो, false. Overhauling expenses for the engine of a motor car is incurred to get better fuel efficiency. These expenses will reduce the running cost in future and thus the benefit is in the form of long term advantage. So long term advantage हो रहा है, so overhauling expenses should be कैपिटलाइज। तो आपको यहाँ पे पर्पज चेक करना है एंड बेनिफिट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। सो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, example wages, rent, etc., does not result in any cash outflow. Therefore, depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. So, आपको क्या explanation देना है? It is a non-cash expenditure and other normal expenditures जो रहते हैं wages, rent, उसमें जैसे cash outflow होता है वैसा cash outflow depreciation के केस में नहीं होता है। अनलाइक मतलब नॉट लाइक अदर एक्सपेंसेस। ओके, सो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। थर्ड देखो, फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। सो लाइफ मेंबरशिप फी रिकरिंग नेचर की होती है क्या? बार बार रिसीट होती है लाइफ मेंबरशिप फी की? नो, it is not a revenue receipt. So this sentence is false. It is a capital receipt, correct? Life membership fees received for life membership is a capital receipt as it is of non-recurring nature. It is directly added either to capital fund or general fund. Okay, ये आपको पता ही रहेगा। capital
फंड या जनरल फंड में ऐड करते हैं हम लाइफ मेंबरशिप फी को, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। सो दिस सेंटेंस वाज फॉल्स। ओके, फोर्थ देखो, इफ क्लोजिंग स्टॉक appears in the trial balance, the closing inventory in then not entered in the trading account, it is shown only in the balance sheet. So closing stock अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपियर नहीं होता है एंड डायरेक्टली बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड को दिखाते हैं। वेदर दिस इज ट्रू? सो दिस इज ट्रू सेंटेंस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? तो कुछ तो जर्नल एंट्री पास हुई है, कुछ तो लेजर पोस्टिंग हुआ है, तो ही ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, करेक्ट? आपको ये प्रोसेस पता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आया है, मतलब एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, करेक्ट? सो परचेसेस में ऑलरेडी अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया है तो वो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। द क्लोजिंग स्टॉक appears in the trial balance only when it is adjusted against the purchases by passing the entry in which closing stock is debited and purchases account is credited. In this case, closing stock is not entered in trading account and is shown only in the balance sheet. Okay, so this sentence was true. So एक टी में आया है, ट्रायल बैलेंस में आया है, तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, दूसरे टी में नहीं आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो दूसरे टी में आ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, द लॉस ऑफ बैड डेट्स इज टू बी बोर्न बाय द कंसाइनर। अगर डेल क्रेडर कमीशन पे कर रहे हैं कंसाइनी को, तो वो क्यों पे कर रहे हैं? टू बेयर द रिस्क ऑफ द बैड डेट। तो रिस्क कौन बेयर करने वाला है? कंसाइनी, क्योंकि उसको डेल क्रेडर कमीशन भी मिला है, करेक्ट? तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। इन दैट केस लॉस ऑफ बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी एंड नॉट कंसाइनर। सो फॉल्स। To increase the sale and to encourage the consignee to make credit sales, the consignor provides an additional commission, generally known as del creditor commission. In case del creditor commission is provided to consignee, bad debt is no more the loss of the consignor and is borne by the consignee. Okay, so this was from November 18 question paper. Now we will go to May 2019 question paper. Okay, so May 2019 question paper के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. So यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्यों इनकर किया है? पर्पज चेक करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस, करेक्ट? तो ये सिनेमा हाउस अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे, करेक्ट? So this is capital expenditure. So sentence is true. Since the temporary huts were necessary for the construction, their cost should be added to the cost of the cinema hall and thus capitalized. So first sentence true है। Second देखो, if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called error of principle. So whether this is error of principle? No, it is error of commission, correct? So this sentence is false. If an amount is posted in the wrong account or is written on the wrong side of the correct account, it is a case of error of commission and is not error of principle, correct?
Third, in case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods. So consignee को ownership मिलती है क्या? नहीं. Consignee just an agent of the consignor. So this statement is false. In consignment sale, ownership of the goods rests with the consignor till they are sold by the consignee. The consignee does not become the owner of the goods even though goods are in his possession. So ये sentence लिखना बहुत important है. The consignee does not become the owner of the goods even though goods are in his possession. He acts only as an agent of the consignor. Next question देखो. In case the due date of a bill falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is known as reading interest. Yes, so this statement is true. True in case the due date of a bill falls after the due date of closing the account, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such due date is written in red ink in the appropriate side of the account current. This interest is called reading interest. So क्लोजिंग डेट से ड्यू डेट तक जो भी इंटरेस्ट आएगा वो रेड इंक में लिखा जाता है. ओके, इसलिए ये इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? रेडिंग इंटरेस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Fifth, limited liability partnership LLP is governed by Indian Partnership Act 1932. Yes, this is false. LLP के लिए कौन सा एक्ट है? LLP Act 2008. So this statement is false. The provisions of Indian Partnership Act 1932 shall not apply to limited liability partnership. Limited liability LLP's Act 2008 is applicable for limited liability partnership. So ये reason आपको लिखना है. And last question is again on ratio analysis. Okay, so ये topic नहीं है, so we will not do this question. Now we will go to November 2019 question paper. Okay, नवंबर 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑफ ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन 1 देखो. ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं क्या? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? यस, कैश डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज फॉर इंक्रीजिंग द सेल. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. False. Trade discount is a reduction granted by a supplier from the list price of goods or services on business considerations other than for prompt payment. Other than for prompt payment. Second देखो, Messrs XYZ and company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 15 to 18. The total expenditure incurred was rupees 30,000 and was treated as revenue expenditure. ओके, सो यहाँ पे फिर से पर्पज चेक करो. बिकॉज ऑफ रिनोवेशन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ केबिन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 15 टू 18. करेक्ट. सो इसकी वजह से बेनिफिट होने वाला है इन लॉन्ग टर्म. करेक्ट. नंबर ऑफ केबिन्स बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा कस्टमर आ पाएंगे. करेक्ट. इन अ कैफे. सो देयर इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. So it is not revenue expenditure, it should be capital expenditure. So second statement is false. Renovation of cabins increase the number of cabins. This has an effect on the future revenue generating capacity of the business. Thus the renovation expenses is capital expenditure in nature. So this has an effect on the
future revenue generating capability of the business. So this is a capital expenditure. So आपको purpose check करना है. Third, valuation of inventory at cost or net realizable value, whichever is less, is based on principle of conservatism. Whether this is true? Yes, this is true statement. So यहाँ पे आपको conservatism concept explain करना पड़ेगा. So this statement is true. The conservatism concept states that one shall not account for anticipated profits but shall provide all prospective losses. The conservatism concept states that one shall not account for anticipated profits but shall provide all prospective losses. Valuing inventory at cost or net realizable value, whichever is less, is therefore based on principle of conservatism. So this statement is true. Fourth, in case of bill of exchange, the drawer and the payee may not be the same person, but in case of promissory note, the maker and the payee may be the same person. क्या लगता है आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन. ड्रॉवर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, जो ऑर्डर देता है टू पे, तो वो ऑर्डर दे सकता है ना, पे टू मी. पेई मतलब कौन? द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड. सो ड्रॉवर एंड पेई सेम हो सकते हैं क्या इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? यस. एंड प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर क्या करता है? मेकर प्रॉमिस देता है. ही इज अ प्रॉमिसर. तो वो खुद को ही प्रॉमिस करेगा क्या कि आई विल पे टू माई सेल्फ? करे. पेई मतलब कौन? द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. सो मेकर एंड पेई सेम पर्सन हो सकता है क्या? नहीं. बट ड्रॉवर एंड पेई सेम पर्सन हो सकते, क्योंकि ड्रॉवर क्या करता है? ऑर्डर देता है टू पे to me. So this sentence is false. Exactly opposite है. The drawer and payee may be the same person in case of bill of exchange, whereas in promissory note, maker and payee can't be same person. Okay. Next sentence. A partnership firm cannot own any assets. So this statement is true. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं रहती. अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी एंड देयरफॉर कांट ओन एनी एसेट्स. द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस despite the death, insolvency और change of members. So अगर किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या चेंज ऑफ मेंबर्स की केस है, तो whether company can continue? Yes, company will continue because it has perpetual existence. True, as per perpetual existence, company has existence independent of its members. It continues to be in existence despite the death, insolvency or change of members. So company has separate legal identity. ये sentence भी आप mention कर सकते हो in the reason. It has perpetual existence independent of its members. Okay, so members change हो जाए, insolvent हो जाए, death हो जाए किसी भी member की, तो भी कंपनी कंटिन्यू होती है. ओके, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रू और फॉल्स ऑफ ऑल द past papers. So thank you very much for watching this video. In next video we will start with new topic. Thank you.